ये वीडियो दिखा सकते हो। मैं अंकल आंटी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन 5-10% नंबरों के चक्कर में तो मैं थोड़ी सी मोटिवेशनल, थोड़ी सी पेप टॉक दे देता हूं। गारंटी तो मतलब क्या दूं, मतलब ये यूट्यूब पे लोग आते हैं बहुत सारे और गारंटी बोल देते हैं कि मेरी गारंटी ऐसा हो जाएगा, मेरी गारंटी ऐसा हो जाएगा। भाई नहीं भी हो तो उनसे पूछने कौन आने वाला है, और नहीं भी आए तो तुम मुझे मारने तो आओगे नहीं। सब लोग मेरे ऊपर अंधभक्त बन जाए। हाँ भाई, हो गई हाफ ईयरली, फट गई। जोक्स अपार्ट, सीरियसली आ जाओ वापस। Alright, what's going on my lovely and beautiful people out there? Welcome to Just for Plan. I really miss this camera क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक फेस कैम वीडियो आ रहा है। बट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब से आगे की जर्नी हमारी कैसे होने वाली है। ये वीडियो दोनों के लिए नेसेसरी, जिनकी हाफ ईयरली हो चुकी है, जिनकी हाफ ईयरली अच्छी गई, जिनकी हाफ ईयरली बर्बाद गई, उनके लिए तो मेनली है ही सही, और चौथा उनके लिए भी जिनकी हाफ ईयरली भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिन लोगों की हाफ ईयरली बर्बाद गई वो क्यों गई उसके रीजन मैं बताने वाला हूं। तो ये सारे रीजन आप लोग सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले, और साथ में ये बताऊंगा कि हमको इससे उभर के कैसे बाहर निकलना है। और जो फटी पड़ी है दिमाग के अंदर कि भैया अब तो जीवन बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला, अब आपके वीडियो भी बनाना बंद कर दो, हम तो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरी जान। मैंने पिछले साल कक्षा 9वीं पिछले साल से लेकर अभी तक लाखों बच्चों को देखा है कक्षा 9वीं के ऊपर। ठीक है, जनरली तुम्हारे एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं क्लास 10 के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, पर क्लास 9 के लिए मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा हो। तो ये वीडियो को सिंपल एंड शॉर्ट रखेंगे। आज मैं तुमको बताऊंगा कि हमारी जो हाफ ईयरली बर्बाद गई या जाने वाली हो सकती है वो क्यों गई, उसके क्या रीजंस है, बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंटिफिक रीजंस। मैं ऐसे फालतू बकवास नहीं करता कि ओ जागो उठो। प्रैक्टिकल रीजंस की हमारी हाफ ईयरली क्यों खराब गई होगी और हमको अब उभर के कैसे निकलना है, और क्या हम उभर सकते हैं, नहीं उभर सकते। तो अगर हमारी हाफ ईयरली बर्बाद गई तो हम कहां स्टैंड करते हैं, क्या हम बिल्कुल बेकार बच्चे हो गए, क्या हम अच्छे बच्चे हैं, या फिर हाफ ईयरली से कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू एग्जाम है। हमारी हाफ ईयरली बर्बाद क्यों गई, उसका पहला रीजन है कि वी डिडंट डू एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन। उसके बहुत सारे रीजन है कि क्यों नहीं की, बट सबसे मेन चीज है कि 9th में आने के बाद 8 से काफी डिफरेंट सिनेरियो होता है। 9th में अगर हमें एग्जाम में पास होना है तो पूरी किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, किताब में जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना जरूरी है। 8 तक क्या होता था कि यार ये कुछ क्वेश्चन आंसर से ये कर लिया और हो गया, पर 9th में ऐसा नहीं होता, क्योंकि 9th में लॉजिक इंक्लूड हो जाता है, 9th में न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हो जाता है, 9th में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं। तो उन चीजों के साथ में हमने अभी तक एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन नहीं की। चाहे तुम कितना भी बोल लो तुमने की हो, बट कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन तो नहीं की। हम भले चैप्टर पूरा पढ़ के चले गए, नोट्स पूरे पढ़ के चले गए, पर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शायद कम की होगी, हमने कोई कहीं तो ऐसी कमी छोड़ेगी। अब वो कमी कहां छोड़ी मैं तुम्हें बताऊंगा। पहला रीजन इसका यही है कि वी डिडंट डू एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नहीं की होगी, क्योंकि 9th में तुम पहली बार आए हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पहली बार तो चिल करो, शांत हो जाओ। नहीं किया एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पता ही कैसे होगा कि क्या होती है एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन। क्या आज से पहले तुम किसी ने करवाई? नहीं, पहली बार ही हुआ है ना, तो पहली बार हुआ है तो भाई चिल करो। ठीक है, होगा, आराम से होगा, सही होगा, शांति। सेकंड रीजन, वी डिडंट फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। क्लास 9 जो हमारी क्लास 10 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का फेज होता है, और अभी अगर हमने एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन को ज्यादा भाव नहीं दिया था आज तक 8th क्लास तक, बट अब चूंकि हम 9th में आ गए हैं तो हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर भी भाव देना जरूरी है। तो हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर भाव नहीं देगा। तुम में से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने हर क्वेश्चन का डायग्राम अच्छे से बनाया होगा, हर आंसर का लाइन खींची होगी, हर नए आंसर को अगले पेज से स्टार्ट किया होगा, अपनी राइटिंग अच्छी रखी होगी, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखा होगा, रफ वर्क के लिए अलग कॉलम बनाया होगा, कोई काटा पीटी नहीं की होगी, क्वेश्चंस को अच्छे से सेग्रीगेटेड रखा होगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से अंडरलाइन करके बताया होगा। वो सारी चीजें क्या तुमने कही? नहीं की। ये चीजें तुम्हें 10th में सिखाई जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अनफेयर है 9th के बच्चों के साथ में, क्योंकि यार 10th की प्रिपरेशन होती है 9th, है ना। अब 9th के अंदर क्या हम पास नहीं हुए, मतलब क्या 9th बस एक ऐसी प्रिपरेशन की तरह छोड़ दे और 10th में डायरेक्ट चले जाए, ऐसा तो नहीं होता। 9th के भी मार्क्स मैटर करते हैं। जब 9th के मार्क्स के ऊपर पेरेंट्स हमें डंडे मार सकते हैं, तो 9th के एग्जाम के ऊपर उतनी प्रिपरेशन या उतनी प्रेजेंटेशन या उतनी हर चीज के बारे में जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं है। 10th में तुमको सब प्रेजेंटेशन करना सिखा देंगे, 10th में तुमको सब लिखना सिखा देंगे, 10th में तुमको सब क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देंगे, 10th में सब ये बता देंगे कि भैया ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो ये सब 9th में क्यों नहीं होता? 9th में भी करवाओ ना। तो वो हम करवाएंगे, चिंता मत करो। तुम्हारे लिए इतनी तगड़ी चीजें आने वाली है 9th वालों के लिए आने वाले 1-2 महीनों के अंदर अंदर, जो कि बिल्कुल दिमाग फट के बाहर निकल जाएगा तुम्हारा, पर तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या हुआ है। चलो कमिंग बैक, अब कुछ सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज में हमारे साथ में फिजिक्स में पता है कहां प्रॉब्लम आएगी, मेनली आई होगी न्यूमेरिकल्स में, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल्स मुझे सॉल्व नहीं है, कि भैया फिजिक्स की थ्योरी तो पता है ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पूछा था, मोशन का डेफिनेशन पूछा था, मैंने वो बढ़िया लिख दिया, पर जहां एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, वहां पता नहीं भैया मैं क्या करके आया कि मेरे दोस्त का है -27 और मेरा आया 329 अंडर रूट 5.6583, ये कैसे हो गया? तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि मेरी जान मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये एब्सोल्युटली ओके मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी बताऊंगा आगे चल के। पर पहली बात तो अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, डेरिवेशन में तुम्हें हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव करने का बोल दिया, तो कई बार तुम ऊपर नीचे फैल गए होगे, या फिर ऐसा हुआ होगा कि तुमने तो सब कुछ सही किया है पर तुम्हारे कहीं नंबर कट गया, आधा नंबर फालतू कट गया, एक नंबर कहीं कट गया। तो वो क्यों कटा, एग्जैक्टली डेरिवेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, अगेन कमिंग बैक टू प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन वाला डेरिवेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो वो चीज हो सकती है। और तीसरी बाकी थ्योरी तो तुम्हारी जो बेसिक थी वो थ्योरी तो तुमने इजीली कर ली होगी। केमिस्ट्री के ऊपर आता है, तो केमिस्ट्री में जो तुम्हारा सबसे ज्यादा दिमाग खराब क्या होगा वो होगा कि क्वेश्चंस के अंदर तुम कंफ्यूज बहुत हो गए होगे कि ये क्वेश्चन यार
अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है मतलब एग्जैक्टली तो केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि केमिस्ट्री होता बहुत आसान है, पूरा थ्योरी बेस्ड होता है, पर उसमें कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजी के अंदर क्या होगा कि बहुत सारी चीजों की बहुत सारा डेटा होगा, तो डेटा रिमेंबर जो करने वाली जो चीज होती है वो थोड़ी कम आगे होगी बायोलॉजी के अंदर। और सेम गोस फॉर सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस में होता है डेटा, लोकेशन और डेट्स, तीनों ही चीजें बहुत ही डिफिकल्ट होती है। अब देखो अगर तुम्हारे पास में क्वेश्चन, जैसे बेसिकली देखो एक समस्या का समाधान तो अभी बता देता हूं कि अगर तुम्हारे क्वेश्चंस वाइज प्रॉब्लम है कि भाई यार हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में प्रॉब्लम आ रही, तो मैं तुम्हें एक चीज जो अभी रेकमेंड कर देता हूं कि एनुअल एग्जाम के लिए, मैंने हाफ ईयरली के लिए इतना नहीं बोला, पर जो फाइनल एग्जाम आने वाली है उसके लिए आज से ही तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक अगर तुम्हारे पास में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो तुम रख सकते हो। जैसे कि मैंने ओसवाल वाले रिकमेंड किया, तो जिन लोगों ने ओसवाल से किया था वो बहुत अच्छी थी, है ना। मतलब मैंने पर्सनली अपने टाइम पे भी ओसवाल यूज किया, इसलिए मैं पर्सनली ट्रस्ट भी करता हूं, क्योंकि इनकी पता खास बात क्या है, इन्होंने अपनी बुक को इतना इंप्रूव किया कि यहां पर देखो जैसे कि की डेट्स का तुम्हें ऑप्शन मिल रहा होगा, है ना। मतलब यहां पर डेट्स का भी पूरा लिखा हुआ है, अलग से बना के रखा हुआ है, ठीक है। फिर पूरे फ्लो चार्ट बने हुए हर चैप्टर के यहां पर सामने, तो ये फ्लो चार्ट में सब कुछ इजीली समझा रखा है। और बाकी की टर्म्स, की डेट्स, मतलब सारी डेफिनेशन और ये सारी चीजें जो कि एग्जाम के एक दिन पहले इंपॉर्टेंट होती है वो सारी यहां पर दे रखे हैं, इनफैक्ट नोट्स भी दे रखे हैं, और साथ में क्वेश्चंस तो ढेर सारे हैं ही, ठीक है। तो क्वेश्चंस में तुम देखो तुम्हारे पास में सारे जितने भी पैटर्न है जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से यहां पर क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई बुक है अगर तुम्हारे पास में तो बहुत अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, तुम वहां से परचेज कर सकते हो। इसकी सबसे खास बात यह है कि हमको एग्जाम में, जो मैं तुम्हें बताता हूं कि हमने एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन नहीं की, उसका मतलब यही है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की सेंट्रिक प्रिपरेशन नहीं की। हमने क्या किया, हम किताब पढ़ के ज्ञान देने तो चले गए, पर वो ज्ञान हम उतार नहीं पाए। वो उतारने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, और उन क्वेश्चंस के लिए ऐसी किताबों की जरूरत पड़ती है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि भैया ऐसा हुआ क्यों, मैं तो, मुझे किसी ने या तो चलो बताया नहीं है जो भी हुआ, पर क्यों मैं पता नहीं कर पाया, क्यों ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि हाफ ईयरली आ भी गई, निकल भी गई और मैं बर्बाद भी हो गया उसमें। इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक या इसका एग्जैक्ट और प्रैक्टिकल रीजन क्या है भैया? उसका रीजन यह है कि 9th स्टार्ट होने से लेकर हाफ ईयरली तक जो समय निकलता है वो हमारा समझने में चले जाता है कि 9th क्लास है क्या। अब चूंकि तुम हाफ ईयरली आ गए हो, आधे रास्ते आ गए हो, पर तुमने इस क्लास का 70% नॉलेज गेन कर लिया कि भाई ये क्लास काम कैसे करती है। जब तुम पहले दिन एंटर हुए थे तब तुमको बिल्कुल नहीं पता था, तुमको मिड टर्म टेस्ट लग गई ये पता करने के लिए कि भैया सब्जेक्ट्स कैसे और कैसे डिवाइडेड है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा कि भाई फिजिक्स के अंदर क्या आता है, बायोलॉजी के अंदर क्या आता है, भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का हम कैसे इसको बाइफरकेट करें, है ना। वो बहुत सारा कंफ्यूजन रहा होगा। फिर हमको कंफ्यूजन था कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीबीएसई का पैटर्न क्या होगा, या एनसीईआरटी बुक क्या होती है, मेरे दोस्त के पास में तो रेफरेंस है ये एनसीईआरटी। तो कुल मिला के हाफ ईयरली तक हम 9th को समझ ही रहे होते हैं कि ये क्लास काम कैसे करती है। अब चूंकि हाफ ईयरली तक हम क्लास को 60-70% तक समझ चुके हैं, तो हमारा आधे से ज्यादा काम क्लास को समझने का हो चुका है। अभी तक हमको पता नहीं था कि काम हो कैसे रहा है, क्लास 9 काम कैसे करे, हमको ये नहीं पता था, तो हम मन बत्ती कुछ भी किए जा रहे थे। अब चूंकि हमको पता है कि ये ऐसे काम कर रही है, तो हमें ये चीज रियलाइज हो गई कि अच्छा ये ऐसे काम कर रही है, तो अब मैं वहां ही अपने एफर्ट्स लगाऊंगा जैसे ये काम कर रही है, मैं फालतू अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा इधर उधर। तो अब चूंकि तुम्हारे पास में हाफ ईयरली के एनुअल तक मेरे हिसाब से 4-5 महीने बचे हैं, तो तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पहले जो तुम्हारे 4-5 महीने, 3-4 महीने जितने भी गए हैं वो तुम्हें समझने में लग गए थे मेरी जान, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, इससे डील कैसे करना है। तो अब चूंकि हम समझ चुके हैं, तो जो मैं बोल रहा हूं उतना अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो मैं तुमको, चलो गारंटी तो मतलब क्या दूं, मतलब ये YouTube पे लोग आते हैं बहुत सारे और गारंटी बोल देते हैं कि मेरी गारंटी ऐसा हो जाएगा, मेरी गारंटी ऐसा हो जाएगा। भाई नहीं भी हो तो उनसे पूछने कौन आने वाला है ना। मैं अपनी 4 दीवार में बैठ के तुमको बोल दूंगा कि मेरी गारंटी तुम्हारे 100% आएंगे, और नहीं भी आए तो तुम मुझे मारने तो आओगे नहीं, है ना। तुम्हें तो रास्ता भी नहीं पता कि आना कहां से। तो इसलिए मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं जो कि सिर्फ रिझाने की होती है कि बस सब लोग मेरे ऊपर अंधभक्त बन जाए, वो चीज मैं नहीं करता। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है, कैसे हम अच्छा स्कोर, अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। सबके लिए 100% लाना जरूरी नहीं है, बट जिसके आज 60% आए हैं उसके 80% आना जरूरी है, जिसके 80% आए उसके 90 आना जरूरी है। हमारे इंप्रूवमेंट नेसेसरी है, ऐसा नहीं कि हम बस दुकान लगा लें कि 99% सबको दे दो जाके, ठीक है। तो उन चीजों से दूर रहो। मैं रिकमेंड करता हूं सबसे पहली चीज तो जो एग्जाम का जो फ्लो मेथड है, जिसकी मैं शीट अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में डालता हूं, डिस्क्रिप्शन चेक करना, तुम्हें पूरी की पूरी एक शीट मिलेगी जिसमें सारे चैप्टर्स हैं, उसमें जो फ्लो मेंशन्ड है, अगर वो काम तुमने कर लिया और वहां पर टिक लगा दिया और तुमने सारी चीजों पर टिक लगा दिया, तो भाई इस चीज की तो गारंटी है कि उस चैप्टर में से जितना कुछ भी कवर हो सकता था तुमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके ऊपर हो सकता है कि मुश्किल से एक क्वेश्चन बने जो कि इसके बाहर से हो, तो जो तुमने अगर वो शीट के अंदर फॉलो कर ली सारी चीजें, तो तुम्हारा काम वहीं पे बहुत आसानी से हो गया। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन पे हमको ध्यान देना। अब इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, बट प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हमको इस चीज पे ध्यान देना है कि हम लिख कैसे रहे हैं। 8 तक क्या होता था कि भैया हमने लिख दिया आंसर और निकल गए वहां से बाहर। अब ऐसा नहीं है, अब जब तुमने आंसर लिख दिया है तो तुम्हें प्रेजेंटेशन, तुम्हें लाइन खींचनी है हर क्वेश्चन के बाद, क्योंकि ये चीजें जो चेक करने वाला व्यक्ति होता है उसके दिमाग को साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करती है। अगर तुम बहुत टॉपर हो, तुम्हें सब कुछ दुनिया भर का ज्ञान है, पर तुम उल्टी सीधी भाषा में लिख के आ जाओ तो उसका शीट देखते से मूड खराब हो जाएगा कि अरे यार क्या लिखा है यार, तो गलतियां निकालने लगेगा।
पर उसकी जगह अगर तुम्हें ज्यादा नहीं भी आता, जैसे मैं बताया क्या करता हूँ भाई, मैं तुम्हें लेजिट नहीं बता सकता, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीजें बताऊंगा जो थोड़ी प्राइवेट होती है, थोड़ी पर्सनल होती है, मैं इंस्टाग्राम वाली जनता को बता देता हूँ, तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो @confident जाके, या फिर जो मैं अपना पर्सनल चैनल खोलने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ऐसी चीजें थोड़ी ज्ञान की और थोड़ी लाइफ में ग्रो होने की बातें करेंगे, वो वहां पर बता दूंगा। बट फिर भी तुमको एक ओवरऑल एग्जांपल दूं, मेरे कॉलेज की एग्जाम होती थी, तब क्या होता था कि भाई बहुत सारे बच्चे जो है वो लिख के आते थे पेपर, है ना, और मैं एक दिन पहले पढ़ता था, वो भी बस 30-40% सिलेबस पढ़ के आता था, क्योंकि भाई टॉप तो करना नहीं होता कॉलेज के अंदर, तो काम करता हूं अपना और वो सारी चीजें चलती रहती है, तो मैंने सोचा कि अपने को टॉप तो करना नहीं है, अपने को पास होना है। तो मानोगे नहीं, जो क्लास के टॉपर्स थे वो कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और मैं नहीं हुआ। क्यों? उसके रीजन है, मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आया कॉलेज के अंदर भी, तो सब लोग मेरा मुंह देखने लगे, भाई ये कैसे ला सकता है, इसकी कॉलेज में शक्ल पहली बार देखी है हमने, ये आ कैसे सकते हैं इसके इतने नंबर। उसका सिंपल रीजन ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार कौन लिखे पेपर, यार ये छोड़ के एक घंटे में चले आते हैं। काफी सारे दोस्तों जो बोलते हैं मैंने 1 घंटा तो पेपर लिखा, अब क्या ही नंबर आएंगे। तो भाई तुम्हें 1 घंटा क्यों लिखना, तुम बैठो ना 3 घंटे, लिखो 3 घंटे। तुमने आज साल भर जो भी क्या हो उसकी अगर उसका वैल्यूएशन सिर्फ इन 3 घंटों पे बेस्ड है, तो तुम बस आज के दिन थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के 3 घंटे तक बैठ के लिख लो। मैंने लेजिट कुछ भी लिखा है, पर चूंकि मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि भाई कोई भी देख के सोचेगा कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है लिखने में। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना पेपर अटेम्प्ट किया, मैंने हर जगह लाइंस ड्रॉ की, मैंने हर जगह डायग्राम्स में हाईलाइट किया। तो चेक करने वाला भी सोचेगा ना कि यार इतनी कॉन्फिडेंटली अगर हाईलाइट कर रहा है, कुछ भी छुपाना नहीं चाह रहा है मुझसे, तो इसको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। अब कॉलेज एक ऐसी चीज है जिसमें पूरा ज्ञान तो किसी को भी नहीं होता, इनफैक्ट प्रोफेसर्स को भी, बहुत सारे प्रोफेसर्स को पूरा ज्ञान नहीं होता सब्जेक्ट के बारे में कि ये बिल्कुल पूरा है, क्योंकि मशीन, अब कोई भी मशीन है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो कितनी लाखों हजारों करोड़ों चीजें होती हैं उसके अंदर, है ना। अब पूरा ज्ञान तो एक इंसान को हो नहीं सकता। तो कॉलेज में क्या होता है कि ऐसे में कई बार टिक लगा देते कि यार चलो ठीक है, हमको हो सकता है हमको नहीं बताओ, इसको बताओ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस, मैं नहीं बोलता कि स्कूल के साथ में ऐसा नहीं होता, स्कूल के टीचर को पूरा ज्ञान होता है, पर फिर भी अपने आंसर्स, अपना प्रेजेंटेशन बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो शीट तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखा रही है। उस शीट से डिसाइड हो रहा है तुम्हारी नॉलेज जो है वो तुम कितने अच्छे से उतार सकते हो, तो उस शीट की रिस्पेक्ट करो भाई। नेक्स्ट और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस। नो मैटर व्हाट तुमने एनसीईआरटी कितनी पढ़ ली है, बट एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स लिखने नहीं आने वाले हैं। ये कोई वैसे एग्जाम नहीं जहां पर तुम्हें बोल दिया कि बताओ व्हाट इज मोशन और तुम एक पैराग्राफ चार्ट के आ जाओ वहां पे, ठीक है, वो चीज नहीं करना है। हमें यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैंने तुमको बताया क्वेश्चन बैंक, अगेन फिर से वही चीज बताई मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो तुम देख सकते हो। बट अदरवाइज में मैं तुम्हें बताऊं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस। इसके बाद में अगली चीज की डेटा के लिए भी ना, खैर इस बुक में तो ये बात है कि इसमें सब कुछ एक ही में, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि डेटा के लिए तुम्हें थोड़ी चीजें, डेटा के लिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे कि डेट्स हो गई या लोकेशंस हो गई, तो उनके लिए एक सेपरेट पेज पे सारी चीजें लिख डालो और उनको चिपका लो। ये काम आज ही कर लो ताकि तुम्हें बाद में कभी समस्या ना आए। और लास्ट चीज है जो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा वो ये है कि जस्ट चिल आउट, ठीक है। हमारी हाफ ईयरली जो होती है, मैं तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशनल, थोड़ी सी पेप टॉक दे देता हूं। सबसे पहली चीज कि मेरे पूरे स्कूल लाइफ के अंदर मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हमेशा एनुअल एग्जाम से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है हाफ ईयरली एग्जाम्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्लास इन इटसेल्फ। तो अभी अगर तुम 9th में हो तो तुम्हें आधा साल तो क्लास समझने में लग गया है, तो अगर तुम्हें नंबर नहीं आया तो इट्स नॉट अ बिग डील, प्लीज काम डाउन। वैसे भी 9th के मार्क्स मैटर इतने नहीं करते फाइनल के भी, पर 9th इज अ प्रिपरेशन फॉर 10th। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे दूं कि भैया 9th में फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9th में भी अच्छे नंबर लाना है, और कैसे लाना है वो हम पूरा साल भर साथ चलेंगे, उसकी तुम्हें कोई समस्या मतलब उसके बारे में तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं कि हम भैया क्या करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, वो तो सारी चीजें होंगी। पर इतना मैं तुम्हें बता दूं कि भाई थोड़ा सा चिल आउट, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। और ऐसा नहीं कि भैया हाफ ईयरली में एग्जाम नंबर खत्म हो गए तो अब तो मैं दिन भर 12-12 घंटे पढ़ रहा हूं, भाई वो प्रताड़ना मत दो अपने दिमाग को अभी, ठीक है। वो 11th-12th वैसे भी तुम्हारे खून में चूस लेगा पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो चीज अभी मत दो। अभी तुम्हारे पास 9th और 10th 2 साल ऐसे जहां पर तुम्हें थोड़ी सी स्कूल लाइफ एंजॉय करनी है। स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, ट्रिप्स वगैरह होती है, वो सारी चीजें हमको एक्सपीरियंस करनी है, तो इन पे गिव अप मत करना इन नंबर्स के लिए। मैं तुम्हें पहली चीज तो बता दूं, ऐसा नहीं करना कि भैया हाफ ईयरली में मेरे 70 की बजाय 65% आए या 90 की बजाय 80% आए तो मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगा या पेरेंट्स नहीं जाने देंगे। मैं ये वीडियो दिखा सकते हो, मैं अंकल आंटी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन 5-10% नंबरों के चक्कर में ये चीज ना कीजिए कि आप अपने बच्चे का बहुत ही खतरनाक वाला एक्सपीरियंस छीन ले, क्योंकि ट्रिप, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स, यही सारी चीजें याद होती है। तुम मुझसे पूछो कि मुझे 9th मैथ्स में कितना नंबर आया तो मुझे याद होगा नहीं। मुझे तुमसे तुम 10th के पूछो, 10th के मुझे याद नहीं है भाई।
तुम सोचो कि अगर मुझे 9-10 के नंबर याद नहीं, पर मुझे एग्जैक्टली ये पता है कि मैं किस दिन क्लास के बाहर खड़ा हुआ था, किस दिन मैं एनुअल फंक्शन में क्या काम किया था, किस दिन मैं इधर उधर घूमने गया था, किस दिन मैंने क्या किया, तो सारी चीजें याद है क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस तुम्हारी लाइफ लॉन्ग चलते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती तुम खुद भी मत करना और अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना कि प्लीज यार ऐसा मत करो मेरे साथ में। तो वो चीजें तुम कंटिन्यू करते रहो, बट अभी बस ये है कि तुम थोड़ी स्ट्रेटेजाइज कर लो, चैनलाइज कर लो अपने प्रिपरेशन। अब तुम्हें जो तुम पहले बहुत सारी सी मजदूरी कर रहे थे कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, उन सब चीजों को चैनलाइज करो कि मुझे ये सब नहीं करना। तो जो नहीं करना उसको छोड़ दो। मैंने हमेशा बोलता हूं कि क्लास 9 में क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 9 से आगे वाली जर्नी के लिए, क्लास 9 से लेके चाहे जेईई नीट ले लो या इनफैक्ट यूपीएससी ऐसी बड़ी एग्जाम्स भी ले लो, इन सब के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जिसने वो पढ़ लिया जो नहीं पढ़ना है, उसका तो टाइम भी वेस्ट हो गया, एनर्जी भी वेस्ट हो गई, दिमाग के अंदर जो जगह है, लिमिटेड जगह थी, वो भी वेस्ट हो गई। तो मेक श्योर कि हम ऐसी कोई गलती ना करें। बाकी तुम लोग बहुत ज्यादा रॉक करोगे, मैंने तुम्हें रीजंस बता दिया है। तुम्हारा और कोई रीजन रहा हो तो डेफिनेटली नीचे मुझे कमेंट्स बताओ। और इस वीडियो के कमेंट में मुझे ये चाहिए कि भैया मैं क्लास 9th जी लूंगा या जी लूंगी, ठीक है। सब लोग ये कमेंट करेंगे कि आई विल लिव माई क्लास 9। तुम कोई भी हो, कहीं से भी हो, मुझे बस ये कमेंट चाहिए कि आई विल लिव माई क्लास 9, क्योंकि यू हैव टू लिव एवरी सिंगल क्लास ऑफ योर स्कूल लाइफ नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो इतना ज्यादा लोड मत लो। मैं जानता हूं कि डिसअपॉइंटिंग लगता है, कम नंबर आना, ही बोलना बहुत आसान नहीं, कह रहे नंबर डोंट मैटर, पर जब वो शीट पे आता है ना नंबर कम, तो किसी की भी फट जाती है देख के। तो तुम्हारी भी फट गई होगी। रोना आ रहा है, रो लो, 1 दिन 2 दिन मुश्किल से, पर तीसरे दिन तक इस चीज को मत जाने देना, तीसरे दिन तक इसको मत खींचना। चीजों को इजीली डील करेंगे हम, आगे चल के सारी चीजें देखते रहेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। तो मैं थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, थोड़ी सी जान मिली और थोड़ी सी फिर से इच्छा आई हो कि भैया हम तो अलाइव है, वी आर अलाइव, ठीक है। तो वो चीज है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम बहुत तेजी से ग्रो करने 3 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, पढ़ले.in को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और एक और चीज, हमने जस्ट पढ़ले का एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना दिया है जो कि सिर्फ क्लास 9 के लिए, जहां पर मैं स्लाइड्स वगैरह डाल दूंगा। तो उस टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले 9th और 10th कंबाइंड था, अब हमने 9th का अलग कर दिया है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, 9th वाले भी कंफ्यूज ना हो, 10th वाले भी कंफ्यूज ना हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हो, जाके चेकआउट कर लेना। साथ में अगर पढ़ले की ऐप डाउनलोड नहीं तो पढ़ले की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, एड फ्री एक्सपीरियंस बन जाएगा। और जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो भी आते रहेंगे, उनका मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेड्यूल डाल दूंगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।